नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 इतिहास में अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। आज हमारा अध्याय 1 है, यह एनसीईआरटी की नई जो बुक्स आई है कक्षा 11 के लिए, जिसमें विश्व इतिहास के बारे में दिया गया है और उसमें पहला अध्याय है समय की शुरुआत से। तो आज हम इस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, इस बार जो आपके ये बुक्स दी गई है, ये रचनात्मक तरीके से, जिसमें चित्र और चित्र पर विस्तृत रचनात्मक अध्ययन को जोड़ते हुए, क्रियात्मक अध्ययन को जोड़ते हुए दी गई हैं। इसलिए आपको इस वीडियोस को पढ़ने के साथ साथ बुक्स भी अपने पास रखनी है, ताकि आप उन चित्रों को भी देख के भली-भांति आप उसको है वो समझ सकें। तो देखिए, समय की शुरुआत से जो आपका पहला अध्याय है, इस अध्याय में मानव की उत्पत्ति कब कैसे हुई, मानव किस तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा, उसकी पूरी कहानी इसमें दी गई है। किस तरह पुरातत्वविदों ने मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसके बारे में किस प्रकार से एक आदि मानव से आधुनिक मानव बनने का कालक्रम है वो हुआ था, इसका अध्ययन है वो इसमें दिया गया है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, और इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में है वो लुप्त हो गई। अर्थात भारत में या पर अपन पूरे विश्व की बात करें तो उसमें आज से करीबन 56 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अर्थात धरती पर मानव का अवतरण हुआ था, और वह मानव, उस समय का मानव शुरुआत में जिसे आदि मानव के नाम से जाना जाता था, इस आदि मानव ने समय के साथ साथ अपना विकास क्रम जो किया है, उस कालक्रम का हम है वो अध्ययन है वो करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं कि 1,60,000 साल पहले जो हम आधुनिक मानव मानते हैं, उस मानव का प्रादुर्भाव हुआ होगा, और लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए
या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों की शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल फूल, बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। और धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजारों को बनाना शुरू किया। फिर समय के साथ साथ उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहना सीखा और आपस में बातचीत करने का तरीका भी है वो निकाला था। अर्थात शुरुआत में मानव केवल मृत पशुओं को भक्षण करता था और वह जंगल में सुनसान स्थान पर रहता था। मानव उस समय में केवल और केवल अपना लक्ष्य पेट भरना जिसे पूरा करना चाहता था। मानव ने धीरे धीरे पशुओं को मारकर मांस खाना शुरू किया और मारने के लिए पत्थर के औजार विकसित किए थे, जिसका हम अध्ययन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में है वो करेंगे। इससे उस मानव को भोजन के रूप में ताज़ा मांस मिलने लगा। इसके अलावा कंद मूल, फल फूल आदि मिलने लगा। कंद मूल, फल फूल से भी वह अपना जीवन भर चलाने लगा, पेट भरने लगा। और समय के साथ साथ जब अधिक बारिश, अधिक गर्मी आदि में उसको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, तो उस मानव ने जंगल में पेड़ों से निकलकर और उसने विशेष तौर से कंदराओं को, गुफाओं को अपना घर बनाया था। इन कंदराओं, गुफाओं में मानव ने रहना शुरू किया। आज भी हमारे देश में भी इन कंदराओं में पंचमढ़ी, भीमबेटका आदि गुफाओं में प्राचीन मानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए थे, उन शैल चित्रों की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह मानव ने अपने विकास क्रम को शुरू रखा। समय के साथ साथ मानव आगे विकास की राह पर चलने लगा। मानव ने पत्थर के जो बड़े बड़े औजार थे उनको सूक्ष्म रूप देना शुरू किया, उनकी क्वालिटी सुधारना शुरू किया, तांबे की खोज की और इसके बाद वह नदियों, झीलों आदि के किनारे वह अपनी बस्ती बसाकर रहने लगा। कृषि कार्य व सुरक्षा की भावना से मानव ने परिवार के रूप में रहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे खाना बदोश जीवन, शिकारी समूह, कृषि कार्य के माध्यम से अपना जीवन यापन है वो करने लगा था। इस तरह जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, यह 1,60,000 वर्ष से पैदा हुआ होगा। इससे पहले का मानव आदि मानव कहलाता होगा। हालांकि आगे चलकर उस समय के मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने
और बटोरने का तरीका भी है वो चलता रहा था। और आज भी दुनिया के कुछ भागों में हम ऐसे शिकारी समुदायों को, ऐसे खानाबदोश जीवन यापन करने वाले समुदायों को हम देख सकते हैं। शिकारी शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारियां मिल सकती हैं या नहीं। तो देखिए, आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी, मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी की खोजों से मिलती है। अर्थात आज हम किस आधार पर कह सकते हैं उस मानव की जानकारी के लिए हमें जो उस समय के स्रोत में मानव के जीवाश्म, फॉसिल्स, पत्थर के औजार और कंदरा व गुफाओं में की गई चित्रकारी से इसकी जानकारी मिलती है। अब जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? फॉसिल्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए, यह शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त होता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। ठीक है। तो देखिए, इन जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से, गुफाओं की चित्रकारी से हमें उस समय के मानव की जानकारी मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने इन्हें मानने से मना कर दिया था कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। अर्थात शुरुआत में जब ये जीवाश्म मिले थे तो कई विद्वान इस बात से सहमत नहीं थे कि ये जीवाश्म पुराने मानव के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी डाउट था। वे मानते थे कि प्राचीन मानव इस तरह के औजार आदि, रंग रोगान आदि नहीं कर सकता है। ऐसा कई विद्वानों के मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। लेकिन एक लंबे समय के बाद जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। विद्वानों ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि उस समय का मानव भी इस प्रकार के औजारों का उपयोग करता होगा और उसे भी चित्रकला का है वो जानकारी होती होगी। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। एक दिन में मानव इतना बदला, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। यह एक सतत विकास के रूप में है वो चला था। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुके हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का
अथवा उन परतों या तल छटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए गए थे। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जब मानव के जीवाश्म मिले, औजार मिले और पुरातत्व विद्वानों ने उन पर अनुसंधान किए और अनुसंधानों के बाद में उनका तिथि क्रम पता किया कि ये कौन से काल के हैं, और जब तिथि क्रम पता चल गया तो उसके बाद वे उनको समझने में ज़्यादा देर है वो नहीं लगाए। अब एक शब्द आया था प्रजाति अर्थात स्पीशीज। तो देखिए, जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो वह एक ही प्रजाति के वंशानुगत बच्चे हैं वो माने जाएंगे। ये प्रजाति कहलाती है, जिसका आप भूगोल में विस्तार से आगे अध्ययन करोगे कि मानव की कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कैसे उनकी जानकारी है वो मिलेगी। तो देखिए, लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी चीज़ें खोजी गई तो विद्वान उसमें मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन से यह डाउट दूर हुई और उन्होंने मानव के विकास क्रम को खोजना है वो शुरू कर दिया। थैंक यू। कल हम आगे क्रमशः अध्ययन के रूप में चलेंगे। आप जो भी 11th आर्ट्स लेना चाहते हैं, इतिहास सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इस वीडियोस को देखें और पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू।